नमस्कार। स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो है अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में बड़ा ही एक अलग तरह का माहौल चल रहा है। इकोनॉमी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। यूएसए है, चाइना है, श्रीलंका है और पाकिस्तान भी है। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब पाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे शो में एक बड़ी खास गेस्ट मौजूद है, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट सौरभ सैनी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, हाँ। और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। आपके चैनल के थ्रू मैं भी अपने शब्दों को रख पाऊंगा। हमारे व्यूअर्स से आशा है कि कुछ वो भी जान पाए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो तैयार हैं आप? जी सर। एक्चुअली तैयार मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैंने देखा है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री इन सवालों से झिझकते हैं। और मैं आपकी तारीफ करूंगा कि जब मैंने आपको कॉल किया कि सर आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, तो आपने बिना ही झिझके बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवाल है मैं उनके जवाब दूंगा। हाँ, देखिए सर, इकोनॉमिक्स इज अ वाइड कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो यहाँ झिझकने का कोई सवाल नहीं है। जितना हमें जानकारी है या हम बता सकते हैं, हमें बताना चाहिए। और इसके लिए अगेन आई एम थैंकफुल टू द चैनल कि मुझे मौका दिया गया, जो मेरे पास है या मुझे जानकारी है वो मैं पहुंचा पाऊं लोगों तक। आई होप वो जान पाए, थोड़ा उनके डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट आए। जी सर, मैं देख रहा था और आपने भी कुछ महीने पहले देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए के, एक्चुअली बड़ा ही आजकल उनका चल रहा है, फेमस है वो। तो वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बड़ा सा बोर्ड लेके आते हैं, आपने देखा होगा जी। टीवी पे। उसमें अलग अलग जैसे रेट कार्ड नहीं होता होटल्स का, एग्जैक्टली इस तरीके से एग्जैक्टली। एक रेट कार्ड था कि जिसमें चाइना पे इतना टैरिफ लगाया गया, इंडिया पे शायद 26% लगाया था, जितना मेरी मेमोरी सर्व कर रही है। वो बाद में फिर उसको स्टॉप भी किया गया। जी लेकिन वहां से एक कहानी शुरू हुई, और वो कहानी थी यूएसए वर्सेस चाइना। जी। यूएसए ने चाइना पे एक टैरिफ इंपोर्ट किया, तो चाइना भी किसी से कम नहीं है, वो भी वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी में जी से एक है। उसने यूएसए पे लगा दिया। जी। फिर यूएसए ने चाइना पे, चाइना, एक्चुअली ये वॉर चल रहा है। एग्जैक्टली। अब एक्चुअली मेरे दो सवाल थे इसमें कि एक तो टैरिफ है क्या, दूसरा इस टैरिफ वॉर से अमेरिका की जनता पे, चाइना की जनता पर, इंडिया की जनता पे क्या असर पड़ने वाला। अच्छा क्वेश्चन आपने शुरू किया। शुरुआत आपने धमाकेदार की, बमबारी की आपने सवालों की। स्वागत योग्य सवाल हैं आपके। और ये जो टैरिफ है, जो अमेरिका चाइना वॉर, टैरिफ वॉर है, इट इज नॉट एन आईपीएल मैच एक्चुअली। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ बीइंग पावरफुल। Though USA is the epicenter of economic superpower, from 19th century, they are experiencing the rapid industrialization along with the Europe. But China is somewhere competing the US, and this is the problem of the US actually. Because China is the second largest economy, you can't ignore China. Chinese economy is $20 trillion, and the growth rate of China is more than the American growth rate actually. एक्चुअली पहले वो यूएसए और रसिया में चला था, वो रसिया यूक्रेन में बिजी है, हाँ तो वो चाइना ने एग्जैक्टली। उसका देखिए, फायदा उठाया। अमेरिका ने बाकी दुनिया को उलझा के रखा हुआ है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं यहाँ बोलूंगा तो शायद ये थोड़ा सा विवादास्पद भी हो सकता है, बट एवरीबडी नोज। अब टैरिफ क्या होता है? बेसिकली वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज। इंपोर्ट, वी बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो कंट्रीज चार्ज टैक्सेस ऑन दैट। Basically, import taxes and export taxes are said to be tariff in terms of world trade basically. अभी जो टैक्स लगाया है अमेरिका ने, ये एक सवाल है कि भाई इससे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चाइना रिटेलिएट द 125 विद द 125% टैक्स इम्पोज्ड ऑन द अमेरिका। अब यहाँ पे देखना ये है कि चाइना ने अमेरिका के किन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाया, कहाँ कौन प्रभावित हुआ। तो यहाँ देखा गया कि 60% जो टैरिफ चला आ रहा था बाइडेन के टाइम से, देखिए टैरिफ नया नहीं है, टैरिफ सभी लगाते हैं। और था ये 60% उस वक्त भी, 2019 में भी ये प्रॉब्लम हुआ था। बट डोनाल्ड ट्रंप इज, मैं कहूंगा, ओवर एम्बिशियस है। और 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका सपोर्ट इन दिस रिगार्ड। आत्मघाती कदम कहूंगा मैं, अगर यही कदम भारत ने उठाया होता तो। बट अमेरिका नो इटसेल्फ, अमेरिका जानता है अमेरिका कर सकता है।
हाँ, नुकसान हुआ है। अमेरिका के जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो फॉल हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। 2019 में जब बाइडन बेसिकली चुनाव हारे थे, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता चलती हैं, लेकिन 3 लाख लोगों ने वहां जॉब खोई। एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा वहां पे। तो हम कहेंगे कि आत्मघाती कदम हम हमारे हिसाब से बोल सकते हैं कि है, क्योंकि देखिए चाइना ने भी रिटेलिएट किया है विद 125% टैक्सेस, और वो टैक्सेस लगाया है अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे बेसिकली। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में सोयाबीन का जो है अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। एग्रीकल्चरल सेक्टर वहां प्रभावित हुआ। क्रेन बेरी, अ काइंड ऑफ एक ग्रास आती है अमेरिका से, लाइक आई एम नॉट नोइंग द नेम, but the American agricultural sector is affected, very badly affected by this. Secondly, how China is affected. Ab China was importing the electronics in huge numbers to America. So firstly, America has imposed the 145% taxes, then आपको अमेरिकन कंज्यूमर्स के साथ बड़ा आपने गलत किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को 46% लैपटॉप पे, 25% मोबाइल पे ज्यादा देना पड़ रहा है। अब चाइना का प्रॉब्लम ये है कि चाइना का इन्वेंट्री बढ़ रहा है भाई। अब दे वांट टू ऑफलोड देयर इन्वेंट्रीज, एंड दिस इज द इन्वेंट्रीज विच वाज नॉट प्लान्ड बाय द चाइना। अब क्या करेगा चाइना इस कंडीशन में? अब हमारे जो अति उत्साहित लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत को फायदा होगा। हाँ, हो सकता है, बट लॉन्ग रन में फायदा होगा। शॉर्ट रन में कोई फायदा मुझे नहीं दिखता है कि सडनली कोई यूनिट जो लग रही है चाइना के अंदर वो सडनली आके ओवरनाइट शिफ्ट हो जाए भारत के अंदर। हाँ, इट इज वेरी कॉमन एंड ऑब्वियस कि द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन चाइना लुकिंग फॉरवर्ड, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड एशिया, बट एंड इंडिया को यहाँ पे थोड़ा चांस लेना चाहिए। इंडिया का बहुत पुराने टाइम से 1990s के एनईपी के बाद से कोशिश रहा है कि हाउ टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, इंडिया यहाँ चांस ले सकता है, इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी पॉलिसीज के थ्रू। बिकॉज कंपनीज जो हैं वो देख रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स देख रहे हैं टुवर्ड्स एशिया। ये देखा गया है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि एप्पल इज गोइंग टू शिफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। तो हमें यहां खुश होना चाहिए। बाकी और भी कंपनीज हैं, hundreds of companies are manufacturing in China. What India is doing today, China has done it very early. जो हम कर रहे हैं, हम बोलते हैं सर सरकार ने मेक इन इंडिया किया है और वोकल फॉर लोकल किया है। चाइना ने कब से स्टार्ट किया आपको पता है? ये सब चीजें 1958 से, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम से, जब माओ जेडोंग जो थे वो प्रेसिडेंट थे चाइना के, एम्बिशियस रहे हैं वहां के। 1976 में माओ जेडोंग जो है वो मर गए थे, उसके बाद डेंग शाओपिंग आए, तो वो खुश नहीं थे माओ जेडोंग ने जो किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1978 में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। They applied the mixed economy like the mixed economy. We applied the mixed economy like we are the socialistic economy because we have not given the free hand to the private economies. जबकि अमेरिका पूरा एपिक सेंटर रहा है कैपिटलिज्म का, अमेरिका ने पूरा फ्री हैंड दिया था उसको। लेकिन अब इस वक्त हो सकता है भारत को यहां फायदा हो। इंडिया कैन बी द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब इफ Indian policies, Indian government policies will be favorable to them. But Indian manufacturers can suffer because मैंने बोला इन्वेंट्रीज बढ़ेगी चाइना की, और उन इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए डेवलपिंग नेशंस में आएगा। अब डेवलपिंग नेशंस में आएंगे तो बेसिकली इसी बात है कि जो आप बेचना चाह रहे हैं और आप इन्वेंट्रीज को कम करने के लिए बेचना चाह रहे हैं तो आप सस्ते रेटों में बेचेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको बुलाया गया कि सर सब्जी खरीद लीजिए और आप सब्जी लेने गए तो कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। आप कहते ना कि सर गोभी क्या रेट है आपने पूछा,
बोले सर 50, अब उन्होंने बुलाया आपको कि सर गोभी ले लीजिए, रेट कम होगा। सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे रेट कम हो गए। अब चाइना ऑफलोड करेगा अपनी इन्वेंट्रीज को बाकी कंट्रीज में, बाकी डेवलपिंग नेशन में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, बाकी कंट्रीज में। अब जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहां प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, यहां पे प्राइस वॉर होगा, और हो सकता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अब उनका इन्वेंट्रीज बढ़ने स्टार्ट हो। तो फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है, अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी। हाँ, भारत थोड़ा आशावादी यहां हो सकता है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि भारत सरकार के लक्ष्य तो बड़े हैं कि $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाएंगे। नहीं, वो बात मैंने आपकी मानी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ एक तबका ऐसा भी है कि वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करता है कि ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। जैसा कि आपने मुझे समझाया, मेरे व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा कि अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था बड़े गौर से, तो आपने दो वर्ड लिए थे, कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म। जी। देखिए, जब मैं छोटा था, आप भी स्कूलिंग वगैरह में रहे होंगे, तो हम किताबों में पढ़ते थे और एग्जाम्पल देते थे कि कैपिटलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका। यस। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल मैं वहां की वीडियोस देख रहा हूं कि उनका जो यूथ है वो चाहता है कि सोशलिज्म हो। हाँ। मतलब कैपिटलिज्म से उनकी जो सोच है यूथ की, वो सोशलिज्म पे जा रही है। हाँ। तो एक तो मुझे ये जानना है कि ये दोनों में अंतर क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, और ये सोच शिफ्ट क्यों हो रही है। जैसे मैंने पहला आपको बोला, पहले भी बोला कि अमेरिका सेंटर रहा है कैपिटलिज्म का, और ये कहानी रही है अमेरिका के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की, ग्लोबल पावर बनने की, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और व्हाटसोएवर। और इसके सक्सेस स्टोरी के पीछे जो इंजन है अमेरिका का, दैट इज ओनली वन, वो सिर्फ एक है, कैपिटलिज्म। भाई, जब वर्ल्ड इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो पाई या डेवलपिंग थी, उस वक्त से अमेरिका, अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, अब बताइए। एक्चुअली मुझे याद है शायद इंदिरा जी के टाइम पे हुआ था। देखिए, एक टेस्ट जहां तक मुझे याद है 1998 में पोखरण में किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के रीन में, और वही अमेरिका 1945 में परमाणु बम यूज कर चुका था। अब यहाँ टाइम गैप देख लीजिए कि जो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं वो चीज कोई कंट्री 1945 में यूज कर चुका है। जब हम गुलाम थे तब उस वक्त यूरोप और पूरा अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन के, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से निकल रहा था। वो ये जानते थे, इफ वी नीड टू लीड द वर्ल्ड, देन वी नीड टू बी इकोनॉमिक सुपर पावर। हमको अगर दुनिया को लीड करना है तो हमको इंजन बनना पड़ेगा दुनिया का। लेकिन अभी जो ये सर्वे हुआ 2019 में, 20 में शायद सर्वे हुआ था, और 50 ऑलमोस्ट 50% हम कहेंगे कि 50% जो यूथ था वो अभी भी कैपिटलिज्म के साथ था, लेकिन बाकी 50% जो थे वो सोशलिज्म को एडवोकेट करते थे, एंड इट इज अ बिग नंबर ऑफ यूथ, एंड द सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग द 18 to 24 years ऑफ पीपल। वहां 52% लोग जो थे, यूथ बेसिकली, वो ये मानता था कि सोशलिज्म बेटर है कैपिटलिज्म से। मतलब कैपिटलिज्म basically the country run by the market forces of demand and supply, where the economic decisions are taken by the private sector. हाँ, मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली सब जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बट अमेरिका ने किया है वो। लेकिन ये जो यूथ सोशलिज्म एडवोकेट कर रहा है, ये सोचता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कैपिटलिज्म की वजह से अनइक्वलिटी बढ़ी, थोड़ा सा जो, ठीक है, अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जानते हैं, अराउंड 28 to 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी है वर्ल्ड की। बाकी सारी कंट्रीज को ऐड कर दिया जाए, टॉप लीडिंग कंट्रीज को, तो भी उतना ही बनेगा, शायद से 4 to 5। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि सोशलिज्म, ये लोग ये मानने वाले हैं कि
इनइक्वलिटी बढ़ी, फैलेबिलिटी बढ़ी इकोनॉमी के अंदर, यूथ के अंदर, ठीक है, इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम की लीडिंग है अमेरिका की, बट फिर भी ये लोग ये मानते हैं कि जो कंसंट्रेशन था वेल्थ का अमेरिका में वो फ्यू हैंड्स में रहा, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था वो जितना फेयर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उस यूथ का ये मानना है जो सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। सोशलिज्म मतलब बेसिकली द स्टेट ओन्ड इकोनॉमी where all the resources are controlled, owned and managed by the state itself. All economic decisions are taken by the state itself, and the example is Russia. ये हमारे सामने भी चैलेंज था जब हम आजाद हुए कि हम यूएस की इकोनॉमी के साथ जाएं, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ जाएं, या रशिया वाली सोशलिस्टिक इकोनॉमी के साथ जाएं। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अप्लाई किया, हमने कहा कि हमें दोनों चाहिए, पर यहां गलती रही भारत सरकार की, मैं ये मानता हूं। समटाइम्स जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, उस वक्त पे पढ़ाते हैं, हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो हम ये बताते हैं कि पॉलिसीज के साथ प्रॉब्लम नहीं था इंडिया के, पॉलिसीज बहुत जबरदस्त थी। चाहे आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लीजिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट देख लीजिए, थोड़ा फेल रही 1950 में, थोड़ा हमने कहा कि जल्दी कदम उठाया, प्लानिंग नहीं थी, बट सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई 1956 में, या लाइसेंस राज के स्थापित हुआ, आईडीआर एक्ट जब 1951 में आया, या ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने कहा पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, इन्वेस्टमेंट हमने किया। वहां पे बेसिकली हम ये मानते हैं कि इंडिया ने ड्राइवर सीट जो दिया वो पब्लिक सेक्टर को दिया। और आप भी देखते थे कि आप पेट्रोल भरवाने कहाँ जाते हैं, बताइए, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप का नाम बताइए। भारत पेट्रोलियम है, और बताइए, आजकल तो एक जियो का भी बड़ा चल रहा है। देखिए अभी भी बहुत गवर्नमेंट के जाइंट्स हैं इंडिया में, भारत पेट्रोलियम है, आईयूसीएल है, गेल है, भेल है, एलआईसी का मार्केट कैप 36 लाख करोड़ रुपीस का है, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल, एनपीसीएल, ये आपका ट्रांसफार्मर बनाता है कंपनी, ये एनटीपीसी, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो डिसीजन वाज वेरी गुड। मैं कहूंगा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था, इंडिया के एग्जीक्यूशन में हमेशा से प्रॉब्लम रहा। तो ना हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ गए, ना हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के साथ गए, हमने मिक्स इकोनॉमी अप्लाई किया। तो सोशलिज्म बेसिकली जो एडवोकेट कर रहे हैं अमेरिका में, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा जानकारी कम है, या थोड़ा सा ये कहिए कि आप एडवोकेट कर रहे हैं उन चीजों को जो आपके इतिहास का हिस्सा ही नहीं रहे। भाई आपकी स्ट्रेंथ जहां है, आप उससे अपोजिट जाके बात कर रहे हैं। मैं अमेरिकन यूथ के लिए कहूंगा ये। और बाकी का जो इस सर्वे के बाद काफी अमेरिका में डिबेट हुआ, काफी संस्थाओं ने, काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को बड़े सीरियस लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो यही समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं जो अमेरिका का ग्रोथ सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है। और देखिए ट्रम्प का जो टेरिफ वॉर है उसमें कहीं सोशलिज्म ढूंढने के प्रयास अगर हम करें तो यही है कि वो ही इज लाइक ट्राइंग की जो मार्केट, अमेरिकन मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट्स ने कैप्चर किया हुआ है वो हटे, वहां से एलिमिनेट हो। शॉर्ट रन में हो सकता है नुकसान हो, बट आप ऑल्टरनेटिव्स के लिए जाएंगे। ट्रम्प ने बोला है अपने प्रोड्यूसर्स को कि लुक एट द ऑल्टरनेट ऑफ चाइनीज गुड्स, मतलब आप वापस आइए, अब वापस आइए जहां से आप चले थे। देखिए चाइना को आप कब से जानते हैं कि भाई सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है कि चाइना कैन सरपास यूएस। अगर ग्रोथ रेट रही रहा तो बिल्कुल कर सकता है सर। अच्छा, जैसे चाइना की अभी आपने बात की, तो मुझे बड़ा जानना था ये कि चाइना का क्या ग्रोथ मॉडल है कि वो हमसे इतना आगे है और यूएसए को टक्कर दे रहे हैं। केस स्टडी है वो, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है, और भारत को तो सीखना चाहिए था। हम we won independence in 1947 and China became PRC in 1949.
तो हिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे चाइना की तरफ, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई 1949 में जब चाइना ने चलना स्टार्ट किया, हमारी तरह ही चलना स्टार्ट किया, आप ये समझिए। अब हमारी तरफ चलना स्टार्ट किया, बट हमारे और उसके जो डिसीजन मेकिंग में उसमें प्रॉब्लम क्या रहा, हम डेमोक्रेटिक कंट्री थे, हमने चूज किया अपनी गवर्नमेंट को, वी वर द कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक हैं। जबकि चाइना वन पार्टी गवर्नमेंट था, आप कह लीजिए मोनार्की ही था, बट ओवर द ईयर्स कभी आप ये नहीं देखते कि चाइना के लोग कहीं स्ट्राइक करें, कहीं प्रोटेस्ट करें अपनी गवर्नमेंट के लिए। इंडिया is the fifth largest economy of the world with the 140 crore people and third largest economy in terms of purchasing power parity, आप समझिएगा। और in the next few years India will become the third largest economy, surpassing few countries। ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा है हमारा पिछले 10-20 साल में, बड़ा तेजी से बड़ा है हमारा जीडीपी, और हम ये आशावादी हैं कि अगर कांस्टेंट जीडीपी ग्रोथ के साथ हम चलते हैं तो आफ्टर दिस डिकेड वी विल आफ्टर 2028-29 we will attain the goal of $5 trillion इकोनॉमी। ये लक्ष्य रहा है, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए चाइना को। हमारे स्टार्टअप्स आज भी, आप देखते हैं इंडियन स्टार्टअप्स को कि बैटिंग एप्स, उबेर, टैक्सी एप्स आपके चल रहे हैं, या ओयो जैसे स्टार्टअप्स हैं, या आप सोचिए क्या कि अब चाइनीज स्टार्टअप की बात हम कर लेते हैं, या चाइनीज ग्रोथ की बात आज की बात कर लेता हूं मैं 1958 में वापस नहीं जाना चाहता, जबकि ये जो कहानी चाइना ने लिखी 1958 से स्टार्ट कर दिया विद द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। और तब माओ जेडोंग हुआ करते थे, बड़े एम्बिशियस थे। मतलब चाइना वन पार्टी गवर्नमेंट रहा है, आज भी वन पार्टी गवर्नमेंट ही है। शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना। उसके बाद जब डेंग शाओपिंग आए 1976 में, तो वो खुश नहीं थे उस मॉडल से जो जेडोंग लेके आए, जबकि ग्रोथ रेट चाइना का वहां भी बहुत अच्छा था। चाइना में एक फेमाइन आया, उससे 3 करोड़ लोग वहां मरे। चाइना का कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फेल हुआ, वो डेंग शाओपिंग ने आके उसको एलिमिनेट किया। रिफॉर्म्स हुए चाइना में, 1978 में रिफॉर्म्स हुए। बट हमारा और चाइना का रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। हमने जो रिफॉर्म्स किए वो आईएमएफ के कहने पे किए। जब हम लोन लेने गए, आज की डेट में आप श्रीलंका का केस स्टडी कर लीजिए, आप पाकिस्तान का केस स्टडी कर लीजिए, वही हालत था हमारा 1991 में, वही हालत था पाकिस्तान का 1988 में। हम दोनों आईएमएफ गए थे, इंडिया पाकिस्तान। हम दोनों ने कभी सबक नहीं लिया उस चाइना से जो हमारा पड़ोसी रहा है। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन है 140 करोड़, चाइना के पास भी थी। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के, और आपके यहाँ लगभग 30 करोड़ पीपल लिविंग आर पुअर इन इंडिया। चाइना बिकम सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी। चाइना ने वो पॉवर्टी खत्म कर दी है। अभी 2019 के अकॉर्डिंग चाइना में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग जो थे वो गरीब थे विद द सेम पॉपुलेशन। आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इंडिया चाइना का लगभग सेम रहा है, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस रहे हैं। अगर वन चाइल्ड पॉलिसी हम इंडिया में अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ हमारे लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ वन पार्टी गवर्नमेंट हमारे यहाँ होगी तो हमारे लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, 1969 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, और लगभग 2015 में वो जो पॉलिसी था वो हटाया उन लोगों ने, पॉपुलेशन कंट्रोल किया उन लोगों ने। वो अभी हमारी सोच भी नहीं है दूर दूर। देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। रुकना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा रिसोर्सेस को। हम जब तक नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ वैल्यू जजमेंट काम करता है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हम कब तक देखेंगे, ऐसा ना हो कि वो टाइम जब आए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका हो
वो पॉपुलेशन इंडिया में समान आ रही हो, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो चुका है वो तो हम 1921 के बाद। आवर पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। वो हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी हमारी सोच नहीं है ना पॉपुलेशन कंट्रोल की। 1951 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, 1966 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन फेज 1 लेके आए। अब पता चला 2021 में वी सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वी नीड टू सरपास चाइना इन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल ना। मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे चाइना की ग्रोथ मॉडल की। तो चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आज आप चाइना को compete करने की बात करते हैं, पर वास्तव में हम कर सकते हैं क्या? हमारा फर्स्ट जो बुलेट ट्रेन है सपोज्ड इन 2027 and 28, and you know China is having the largest network of bullet trains. The Chinese defense system जो है वो यूएसए को compete कर रहा है। Where is our defense budget, defense system? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम चाइना को कहाँ compete कर रहे हैं? ये वो पॉइंट है जहां मैं दोनों चीजें एक साथ बताना चाह रहा हूं कि कहाँ चाइना आगे निकला, कैसे चाइना यूएसए को compete कर पाया। आप सोच के देखिए। और यहां मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। क्या हमारे स्टार्टअप्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड हैं? क्या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उतना ही एनकरेज कर रहे हैं जितना चाइना ने किया, जितना इजराइल ने किया? एंड जापान इज एग्जाम्पलरी, यू नो। जापान बिल्कुल एग्जाम्पलरी है इस रिगार्ड में। चाइना इज ऑल्सो एग्जाम्पलरी। चाइना के सामने बहुत चैलेंजेस थे। आप जानते हैं रशिया ने बड़ा हेल्प किया है चाइना का इन देयर इनिशियल डेज। बट चाइना और रशिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना ने वहां पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने अपने यूथ को पढ़ाया, स्कॉलरशिप्स थी, वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एनकरेज किया। उन्होंने अपने लोगों से बोला कि आप अपने बैकयार्ड में फैक्ट्री लगाइए भाई, वी विल गिव यू लोन्स, वी विल गिव यू इजी लोन्स, जो हम आज कर रहे हैं, मुद्रा लोन्स। पर वास्तव में क्या हमारे यहाँ उतना आसानी से लोन मिलता है? नहीं मिलता। क्या बितने, आप बताइए। देखिए सर, आप एक्चुअली गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम रेडी वाले को भी लोन देते हैं, ये देखिए, लेकिन वो जो रेडी वाला है वो मुझे लगता नहीं है कि वो काउंटर पे खड़ा भी हो पाएगा। आप रेडी वाले को लोन देते हैं। अब मैं सरकार की महत्वाकांक्षाओं पे सवाल नहीं उठाऊंगा, बट जो हमारा एक इकोसिस्टम डेवलप है जो निचले लेवल पे है, क्या वास्तव में हम उसको इम्प्रूव कर पाए हैं? आप लोन लेने गए और आपके पास अगर कोई कोलेटरल नहीं है, हाँ, तो क्या आपको इजी लोन मिलेगा? सर बताइए। लोन मिलेगा ही नहीं सर, इजी लोन है ना? देखिए सर, मुद्रा, जबकि अब आपकी, मैं सॉरी टू से, बट आपके पास थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए लोन से पहले देने के लिए। ये विडंबना है हमारे देश की कि हमारी पॉलिसीज में कभी कोई परेशानी नहीं रही, महत्वाकांक्षाओं में कभी कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन फिर भी हमें सुधार की जरूरत है। हमें चाइना से सीखना पड़ेगा, हमें चाइना की तरह महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। हमें यहां देखना पड़ेगा कि नेशन फर्स्ट, ये गवर्नमेंट को, ये हमारे लोगों को, ये पॉलिसी मेकर्स को और आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि नेशन कम्स फर्स्ट, देश पहले है। चाइना ने समझा है, चाइना के लोगों ने समझा है इस बात को। वहां वन पार्टी गवर्नमेंट जरूर था, बट विद द टाइम चाइनीज गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन बढ़ाया, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया पॉलिटिकल डिसीजंस में। इससे फेथ आया चाइनीज लोगों में। देखिए, हम यहाँ काफी कुछ बोलते हैं, हम ओपन हैं, चैनल के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। द वन कैन क्रिटिक द गवर्नमेंट। आप आराम से, यू कैन सर्व द क्रिटिसिज्म वेरी इजीली, यू कैन प्रेज द गवर्नमेंट। बट चाइनीज लोगों ने ये सीखा है सर कि अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो कितना करना है, उससे हमारा नुकसान क्या है। अपनी गवर्नमेंट को प्रेज करना है तो कितना है। देखिए, डिक्टेटरशिप नहीं बोलूंगा मैं चाइना में, आप भी नहीं बोल सकते। आप बाकी कंट्रीज की तरह आप इराक का एग्जांपल लें या चाइना को इराक से कंपेयर करें आज की डेट में, साउथ कोरिया है, बिल्कुल नहीं कर सकते सर हम, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया है सर। वहां के लोग अब पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं। वहां के आप विलेजेस का डेवलपमेंट देख लीजिए। आप
हमने एक कोविड-19 में देखा सर, देखिए एक एग्जाम्पल होता है कि वन पार्टी गवर्नमेंट है। कोविड-19 आया, दुनिया ने आरोप लगाए कि वुहान से निकला, वुहान की बायोलॉजिकल लैब से निकला। बट द सेम चाइना हैज प्रिपेयर्ड अ 1000 बेड हॉस्पिटल इन 3 days। उसी चाइना ने अपने लोगों के लिए 1000 बेड का हॉस्पिटल 3 दिन में बना के तैयार कर दिया। और हमारे यहाँ क्या हुआ आप देख सकते थे। देखिए अकाउंटेबिलिटी सबकी है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप लगा रही है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। नुकसान किसका हुआ सर? जनता का। सर जनता का हुआ सर। आप जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब आप लगवा रहे हैं उस इंसिडेंट के बाद, जब आपने किसी हॉस्पिटल को मान्यता दी, आपने तब क्यों नहीं बोला कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाइए, आप वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करिए, इतने वेंटिलेटर्स होने चाहिए। जैसे हम स्कूल का एफिलिएशन आप लेने जाते हैं, हम लेने जाते हैं, तो ये सिलेंडर्स होने चाहिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, या मतलब मिनिमम एक क्राइटेरिया, एक्चुअली वो क्राइटेरिया है भी सर। देखिए हैं, वो सबके लिए, वो हॉस्पिटल्स के लिए, वो स्कूल्स के लिए भी, पर फॉलो कितने हो रहे हैं वो क्वेश्चन है ना। व्हाटएवर व्हाट आई थिंक बीइंग अ टीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटेंट। वो इंटेंट आपको ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, कि आपने रिसोर्सेस, आप बाद में, हम हमारे भारतीयों की एक्चुअली एक प्रॉब्लम रही है कि हम फर्स्ट एड चोट लगने के बाद खरीद के लाते हैं सर। ये बड़ी विडंबना है सर। हम इंतजार करते हैं कि हम बीमार हो, करते हैं कि पहले ऐसा होगा और हम फिर बाद में ऐसा करेंगे। तो चाइना से तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कहते हैं कि अब लग जाते हैं हम किसी भी छोटे मोटे इंसिडेंट में कि चाइना को बॉयकॉट करिए, कर सकते हैं क्या आप सब? आपने दिवाली बनाई, फायदा चाइना ने उठाया। आपने होली बनाई, चाइना ने पिचकारी बेची। आपकी दिवाली है, चाइना झालर बेचता है। आपके यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, आप छोटे से उस प्लास्टिक के पेड़ को चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप उस प्लास्टिक के पेड़ पे जो थर्माकोल का बॉल लटकाते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्या हमारे प्रोड्यूसर्स को, क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रोड्यूसर्स को इतना भी प्रमोट नहीं कर पाई है कि इवन द सिंपलेस्ट थिंग कांट बी प्रोड्यूस इन इंडिया? एक्चुअली बड़ा आसान तरीका निकाला हुआ है। ये एक एग्जांपल भी है, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पर कि यूएसए में हैशटैग बॉयकॉट चाइना का एक मिशन चल रहा है, और मैं देख रहा था कि उसकी जो कपड़े हैं, जो टी शर्ट्स है, वो चाइना से प्रिंट होके जा रहे हैं। देखिए चाइना ने, मतलब ये एक तरीके का देखा मैंने, हैशटैग बॉयकॉट चाइना, एंड चाइना डिलीवर्ड 10 लाख टी शर्ट्स विद इन अ वीक। तो उसी को बॉयकॉट करने के लिए मटेरियल उसी का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखिए, ये चाइना उससे परेशान नहीं हुआ। हाउ लॉन्ग, चाइना कहता है हाउ लॉन्ग, कि आप हमें, अब वो मॉडल चाइना ने बनाया है, अपने प्रोडक्ट्स को फीजिबल बनाया है, एंड विद द टाइम हम कहते थे चाइनीज प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है, बट नो, वो ड्यूरेबिलिटी भी चाइना ने अटीन की है। और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लीजिए, आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए, आप, उन्होंने सारी दुनिया को अपना मार्केट में चेंज कर दिया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल है उनका, वो उस पे काम करते हैं। भाई देखिए, चाइना ने यहाँ पे डुअल प्राइस पॉलिसी अप्लाई की थी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि चाइना ने अपने लोगों से कॉम्प्रोमाइज किया। 1976 के बाद जब कम्युनिस्ट सिस्टम खत्म किया गया था, तो मोटिवेट करने के लिए फार्मर्स को डेंग शाओपिंग ने बोला था कि यू कैन रिटेन द फार्म इनकम, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी जमीन की। हमारे यहाँ भी लैंड रिफॉर्म्स हुए 1960 में, आप जानते हैं लैंड रिफॉर्म्स हुए, सरप्लस लैंड, अच्छा इनिशिएटिव था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पॉलिसीज में 1947 के बाद की पॉलिसीज में हम आज डिबेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। देखिए सर, एक, आप जब आरोप लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किया और गवर्नमेंट ने क्या नहीं कर पाई। तो 1960s में हम जब लैंड रिफॉर्म्स लेके आए तो हमने बड़ी अच्छी नीयत के साथ, इंटेंट के साथ अपने लैंडलेस लेबरर्स को जमीन दी, फार्मिंग के लिए जमीन दी। हमने उनको थ्रेशोल्ड राइट्स दिए कि भाई यू कैन रिटेन द इनकम इवन दो यू आर द ओनर ऑफ द लैंड। चाइना ने नहीं किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने पास ओनरशिप रिटेन करी,
लेकिन चाइना ने कहा कि यू कैन रिटेन द फार्म इनकम, बट शर्त ये है कि यू हैव टू सेल अ फिक्स्ड क्वांटिटी टू द गवर्नमेंट फर्स्ट, बिकॉज पीपल फर्स्ट, चाइनीज फर्स्ट, देन यू कैन सेल इन द ओपन मार्केट। आप कहीं भी बेचिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरर्स से बोला कि भाई डोमेस्टिक मार्केट फर्स्ट है, आपको एक सेट फिक्स क्वांटिटी हमको देना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में लाना पड़ेगा। ये मोटिवेशन है हमारे यहाँ। और जमीन पे क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं फार्मिंग लैंड कम होता जा रहा है। लेकिन अब कहते हैं आप शोर तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट ने 1960 की लैंड सीलिंग में 5 एकड़ जमीन दी थी खेती करने के लिए, वो व्यक्ति उस 5 एकड़ जमीन पे एक हाईवे किनारे एक होटल बना के, उसके पीछे 50 रूम बना के, ढाबे का नाम देके, पहले तो खेती योग्य जमीन को खत्म कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड राइट दिया। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि थ्रेशोल्ड राइट गलत दिए, लेकिन एटलीस्ट जवाबदेही तय करनी चाहिए थी कि आप बेचेंगे तो गवर्नमेंट को बेचेंगे। आप चाइना में नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप चाइना में। और वही व्यक्ति गवर्नमेंट को अब गाली दे रहा है कि गेहूं महंगा हो रहा है, चावल महंगा हो रहा है। इम्बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। आप सोचिए, पॉपुलेशन तो रैपिडली बढ़ रही है, बट क्या रिसोर्सेज भी जनरेट हो रही हैं? और रिसोर्सेज का रीजनरेशन रेट तो बहुत कम है इंडिया में। हम कंसर्न ही नहीं है सर, हमको कंसर्न होना पड़ेगा। अच्छा, मैं इंडियन गवर्नमेंट पे आता हूँ। एक्चुअली यूएसए की बात की, चाइना का बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी। इंडियन गवर्नमेंट में मुझे जानना था कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके बाद जब नई गवर्नमेंट अभी जो चल रही है हाल फिलहाल में, ये एक जीएसटी मॉडल लेके आई जी। तो जीएसटी मॉडल में ऐसी क्या खास बात है? टैक्स कलेक्शन तो पहले भी हो रहा था ना, तो मुझे जानना है कि ये मॉडल ज्यादा बेहतर है टैक्स कलेक्शन का, या जो पहले चलता था वो ज्यादा बेहतर है? जैसे हमने स्टार्ट किया चाइना और अमेरिका के टैरिफ वॉर से, हम चाइना के ग्रोथ मॉडल पे आए, तो एवरी सिचुएशन हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ जीएसटी के साथ भी वही है। इंटेंट अच्छा था। व्हेन 1 जुलाई 2017 को बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया, और ये था कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। तो मैं यहाँ पे इंटेंट का प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, इट वाज अ गुड मूव इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कि व्हेन यू वांट टू टर्न अ नेशन इनटू अ मार्केट, अ यूनिफॉर्म मार्केट, तो वहाँ टैक्स कंप्लायंसेस को खत्म किया। जो टैक्स वेरीज कर रहे थे स्टेट टू स्टेट, पहले जब हम छोटे थे तो हम ये देखा करते थे कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और फरीदाबाद जा रहा है या हरियाणा के कोई शहर जा रहा है, कार खरीदनी है और मोटरसाइकिल कुछ खरीदना है, क्योंकि यूपी के टैक्स और हरियाणा के टैक्स वेरी करते थे। ये बोला जा रहा था कि यहाँ पे नहीं खरीदना है, वहां कोई रिश्तेदार रहता है तो उसके नाम पे खरीदिए। अब आप सिंपल सी बात है, आपने इनकम अर्न कहाँ किया? देखिए, मैं स्टेट वाइज चल रहा हूँ, नेशन की बात बाद में करेंगे। यूपी में आपने अर्निंग किया, आपने रिसोर्सेज कहाँ के इस्तेमाल किए? आप बताइए सर। यूपी के आपने अर्निंग यूपी में किया, रिसोर्सेज यूपी के इस्तेमाल की, और आपने स्पेंडिंग कहाँ किया? हरियाणा में जाके। ये एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है जो आम जनता भी जानती होगी कि ऐसा होता था। हम ये ट्राई करते थे, अगर हमारे हमारे जो बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं, बेसिकली बॉर्डर वाले एरियाज, तो पीपल जो है वो दे यूज टू मूव टू द अदर स्टेट्स टू सेव द टैक्सेस। अब ये हो रहा था कि जो स्टेट का जो फ्लो था, मनी फ्लो, वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा था। देखिए, कहीं ना कहीं फायदा तो दूसरे स्टेट को हो रहा है सर, आपको आपका स्टेट का आउटफ्लो हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि टैक्सेस से रीजनल इक्वालिटी की तरफ थोड़ा सा कदम गवर्नमेंट ने बढ़ाया, बट यहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी देखिए सर रिमार्केबल रहा है। आप पिछले कुछ टाइम में देख लीजिए, द गवर्नमेंट इज अटेनिंग इट्स टारगेट। हमारा पिछले 1 साल से, जहां तक मैं जानता हूं, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स कलेक्शन हर महीने का रहा है गवर्नमेंट का। तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट, इट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। इनइक्वालिटी खत्म की है, हम सम अप कर सकते हैं जीएसटी को।
और टैक्स कलेक्शन भी अच्छा किया है गवर्नमेंट ने बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके, बट कहीं ना कहीं आम जनता को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि देखिए हम हमारी बहुत सारी चीजें जो हम खरीदते थे पहले, या तो टैक्स रेट कम था या हमने उसको टैक्स की कैटेगरी में लेके आए हैं, या कहीं ना कहीं हमने टैक्स बढ़ाया है। तो हाँ, थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे बोलूंगा कि जो कॉमन पीपल हैं, जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन भी थोड़ा सा, देखिए वो कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्चुअली, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी जो है इम्पोज किया गवर्नमेंट ने, तो इट कॉम्प्लीमेंट समवेयर कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन तो सर हुआ है, ये मानना पड़ेगा हमको। एक्चुअली ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अभी आप बात कर रहे थे, और मैं गवर्नमेंट का सपना भी देखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर यही बोलते हैं कि जी, हमारा सपना है कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में हम जाएं। 5 वो ट्रिलियन बात, डॉलर इकोनॉमी का। वो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात को, गवर्नमेंट की बात को भी मान लिया। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि एक तरफ तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन भी बांट रही है ऑन रिकॉर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ऑन रिकॉर्ड। तो ये किस तरह की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है कि अमीर और अमीर चलता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है? ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है इकोनॉमी में हो क्या रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और हाँ ठीक है। तो पहला आपने बोला कि सर हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक कब बनेंगे। 2027 तक का लक्ष्य था हमारा, एंड करंट जो वॉल्यूम है इकोनॉमी का, दैट इज 3.79 ट्रिलियन डॉलर्स। ग्रोथ रेट इज इम्प्रेसिव। 2015 से 2025 तक हमारा ग्रोथ रेट रहा है 107%, as per as the reports, government reports. I don't know whether they are considering the nominal GDP or real GDP, because देखिए पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, और उनके दाव पेचों को आम जनता आराम से नहीं समझ सकती एक्चुअली थी। वो तो मैं भी बात नहीं करना चाहता उस चीज पर, वो हमें बात करनी भी नहीं मैं तो सिर्फ चाहिए। फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली फैक्ट, जो हमारा जो ग्रोथ रेट है बड़ा अच्छा रहा है पिछले 8-10 साल में, और 2014 के बाद से या उससे पहले से, मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलरली 2014 के बाद से, पर इन द लास्ट 2 decades growth rate is impressive, and if we run with the constant growth rate, तो वो 2028 या 29 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक, एज पर एज गवर्नमेंट, वी कैन अटेन द 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी। हम कर सकते हैं, एंड विद इफ वी रन विद द सेम जीडीपी ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ये रेट रहा, तो इन द नेक्स्ट डिकेड वी कैन अटेन द 10 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी। बट अब आपने कहा कि सर हम चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, यूएस को बीट कर, देखिए बड़ा आसान नहीं होगा, बिकॉज चाइना इज एम्बिशियस, स्टिल एम्बिशियस। हमको देखना पड़ेगा कि वेयर टू इन्वेस्ट। इट इज द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it is the time of research and development, to increase the pace of research and development, futuristic research and development होता आया है। मैं कहूंगा futuristic, कि what is the need of an hour, what is the need of the future, यहाँ उस रिगार्ड को उस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड। बट हमारा शुरू से आजादी से एक प्रॉब्लम रहा है एग्जीक्यूशन से। प्लानिंग जबरदस्त रहती है हमारी, हम हमेशा से प्लानिंग बहुत अच्छी करते आए हैं, बट हम पीछे रहते हैं इंटेंट की वजह से, हम पीछे रहते हैं एग्जीक्यूशन की वजह से। और जहां तक देखिए बड़ा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा सवाल आपने पूछा है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा सवाल में सवाल का जवाब मैं आपसे दे रहा हूं कि इफ वी विल रन विद द सेम ग्रोथ रेट, तब हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हम अटेन कर पाएंगे, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट डिकेड में हम 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी अटेन कर लेंगे। और 2075 तक, ये जो सर्वेज हुए हैं, 2070 to 75 तक वी विल सरपास चाइना। बट व्हाई वी पीपल आर इग्नोरिंग द यूएस एंड चाइना, कि हम ग्रोथ रेट के साथ, इस ग्रोथ रेट के साथ तो हम सरपास कर जाएंगे, पर क्या चाइना और अमेरिका ग्रो नहीं करेंगे? सवाल तो वही है ना कि जितना हम 10 साल में ग्रो करेंगे, वो उसमें भी तो ग्रो कर चुके होंगे ना, तो वो तो फिर भी हमसे आगे हैं।
फिर हम कैसे आप बोलते हैं? देखिए, अब बेसिकली जब हम आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आमतौर पे एक कॉमन पीपल बड़ा आशावादी सकता है कि हाँ हम सरपास करेंगे चाइना को। मैंने वही कहा कि विद द सेम कांस्टेंट रेट, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम चलते हैं तो हम कर पाएंगे। बट आप बोलते हैं कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हम्म। वो जब पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, जब आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं आ, 4 रोटी खा सकता हूं, मेरा पेट भर जाएगा, तो आप इग्नोर कर रहे हैं कि आपके पास सब्जी है या नहीं, हम्म। सब्जी में नमक मिर्च कम या ज्यादा तो नहीं टेस्ट है, कैसा है उसका? टेस्ट कैसा है, आप करेंगे। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो यहां आप चाइना को इग्नोर कर रहे हैं सर, यहां आप अमेरिका को इग्नोर कर रहे हैं, यहां आप उन कंडीशंस को इग्नोर कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। बट चूंकि हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो होने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक। और सर अच्छी बात है, देखिए आपके लिए, मेरे लिए, देशवासियों के लिए अच्छी बात है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, $10 ट्रिलियन की बने, हम चाइना को सरपास करें, हम्म। हम यूएस को सरपास करें, हम चाहते हैं हम आगे आए। नहीं, ये तो वी अच्छा ही है, जैसे हम यूएसए मॉडल को पढ़ रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में यूएसए हमारा मॉडल स्टडी करे। एग्जैक्टली सर, चाइना में हमारा मॉडल पढ़ाया जाए कि द हम्म। इंडिया हैज डन इट। बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज में हम पढ़ाए जाएं कि भाई हम्म। देखिए, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द इंडियाज ग्रोथ मॉडल। एक्चुअली हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका, बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कुछ सालों से। मैं उसका भी मॉडल समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे। उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। ठीक है। कि जब हम शुरू से कहते हैं कि भाई पॉलिसीज में बहुत दम था इंडिया के में, और मैंने भी कहा, मैंने भी माना, जितना मैं इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ या जहां भी मुझे मौका मिलता है डिलीवर करने का, तो आई से के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सिंस इंडिपेंडेंस पॉलिसीज आर स्टिल ब्यूटिफुल, द एग्जीक्यूशन, द इंटेंट। श्रीलंका इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम what we have faced in 1990s। हम्म। 1950 में के बाद से हमने जो पॉलिसीज हमने अप्लाई की, how we didn't integrate Indian economy with the world economy। We have imposed the tariff barriers, non-tariff barriers। कि हाँ, इंटेंट ये था गवर्नमेंट का कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो फॉरेन जो कंपनीज हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं या अमेरिकन हैं, हम उनको फेस नहीं कर सकते। दे वर एक्सपीरियंस्ड। श्रीलंका इज रनिंग ऑन द सेम फेज। श्रीलंका यहाँ पे प्रिजर्वेशन पे काम कर रहा है, और ये बड़ा बजटरी डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है श्रीलंका को इस वजह से फेस किया। क्या चाइना ने इंटीग्रेट किया अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमीज के साथ? क्या चाइना ने उतने ही ओपनली अपनी इकोनॉमी को एक्सपोज किया विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज? नहीं कर पाया सर। देखिए वहां फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फैक्टर्स, देखिए श्रीलंका का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि वहां बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ अप्लाई हो गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा वहां पे, आप समझते हैं लिट्टे के बाद से। यहां पे बांग्लादेश का एग्जाम्पल श्रीलंका ले सकता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, जो जूट प्रोडक्शन था उनका, उस जूट प्रोडक्शन को उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बना लिया। द बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स। तो श्रीलंका भी कर सकता था, बट श्रीलंका का जो बेसिकली जो जीडीपी था वो टूरिज्म बेस्ड रहा। टूरिज्म कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ पाई जैसा हम मानते हैं कि विद द टाइम, देखिए वी आर रनिंग इन 2024, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां रही। वहां पे उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी को, अपनी कंपनीज को प्रिजर्व किया। प्रिजर्व का मतलब संरक्षणवादी नीतियां उन्होंने अप्लाई की। तो देखिए विद द टाइम हम भी बदले, 1990s के बाद हम भी बदले। ठीक है, हमको आईएमएफ ने शर्तें रखी, हमको लोन चाहिए था, बट 1990 के बाद आज हम जहां हैं,
तो वो कुछ श्रीलंका को कुछ ऐसा ही करने की जरूरत है। श्रीलंका को थोड़ा उदारवादी होने की जरूरत है। श्रीलंका को चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। चाइना बेसिकली डेप्ट ट्रैप में, सॉरी ये कट होगा यहाँ से, चाइना बोल रहा हूँ। बोलते रहो, कट हो जाए। चाइना ने बेसिकली यहाँ पे श्रीलंका को टारगेट किया। अब देखिए, टारगेट करने का रीजन आप भी जानते हैं कि कोस्टल कंट्रीज हैं, कर्ज देते गए। अब श्रीलंका या पाकिस्तान ये कर्ज लेते टाइम ये भूल जाते हैं कि वी हैव टू पे फॉर इट, हमें पे करना पड़ेगा, आ रहा है आने दो, हमको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कोई चीज नॉर्मली नहीं देता है सर। देखिए, आप जब मुझे कुछ देंगे तो बदले में आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अब श्रीलंका बेसिकली डेब्ट ट्रैप में आ गया है। बहुत श्रीलंका को जरूरत है कि एज सुन एज दे नीड टू रीस्ट्रक्चर देयर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करें, अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करें। एंड यस, ऑब्वियसली इंडिया कैन हेल्प यू आउट। इंडिया जो है वो हमेशा से दोस्त रहा है श्रीलंका का। हाँ, लास्ट कुछ सालों में, कुछ कह सकते हैं रिलेशंस उतने अच्छे डिकेड्स में रिलेशन हमारे उतने अच्छे नहीं रहे, बट इंडिया इज अ रिलायबल फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को ये बात समझनी पड़ेगी कि रेदर देन लुकिंग टुवर्ड्स द चाइना, श्रीलंका शुड गो विद इंडिया। मैं ये कहना चाहूंगा। एक्चुअली आखिरी सवाल था मेरा कि पिछले 10 साल में आप एक इंडियन इकोनॉमी जब आप स्टडी करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो वो कहाँ थी पिछले 10 साल में और अगले 10 साल में कहाँ होगी? एक्चुअली मुझे वो कांस्टेंट फैक्टर मत गिनाइएगा, मैं रियलिटी जानना चाहता हूँ। जी। देखिए, मैं यहाँ आपका स्केल 2014 से शुरू ना करके मैं 1990 से शुरू करना चाहूंगा। हाँ, काफी सारी पॉलिसीज जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मुद्रा योजना, मुद्रा लोन योजना 2014 के बाद स्टार्ट की गई, बट स्टिल अभी मैं शॉर्ट रन के साथ ना जाके आई वांटेड टू स्टडी द लॉन्ग रन, एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हम अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है जीएसटी को, 2017 से 2025 में हम रन कर रहे हैं। सीन डीमोनेटाइजेशन, थोड़ा वक्त और चाहिए। ग्रोथ हुआ है, अच्छा हुआ है। बेसिकली कॉमन पीपल रिमेन कंफ्यूज्ड अबाउट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, whether the nominal GDP is growing or real GDP is growing। लेकिन nominal GDP is affected by the price level, कि भाई महंगाई बढ़ रही है। आप 10 किलो आलू 100 रुपए के लाते हैं, आप 15 किलो आलू 150 के लाते हैं, लेकिन आप वही 10 किलो आलू 150 रुपए के लाएंगे, तो यहां प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारा जीडीपी इज ग्रोइंग ड्यू टू द प्रोडक्शन, ये कंसर्न है, या आर जीडीपी इज ग्रोइंग ड्यू टू द इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी बढ़ना जरूरी है सर। देखिए, अब हमें ये देखना पड़ेगा 10 साल में। देखिए, परेशानियां आई, अब हम कहते हैं, अब मैंने वही बात बोला कि हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं कि अगर कोरोना नहीं आता तो क्या होता। सर, आज कोरोना आया है, 5 साल बाद कुछ और भी आ सकता है। तभी तो मैंने कहा कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है। आप कोरोना को प्रिडिक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, तो फिर आपके साथ वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो डिक्लाइन हुई। तो पिछले 10 साल की मैं बात करूं, ठीक है, वी हैव ग्रोन, हमने ग्रोथ की है। एंड इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जैसे मैंने बोला कि अच्छा लगेगा अगर गवर्नमेंट अपने जो गोल्स हैं उनको अटेन करे कि 2028-29 में वी विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड इन द नेक्स्ट डिकेड, मैं 10 साल को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, इन द नेक्स्ट डिकेड 2040 तक we will be $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड बिफोर देन दैट 2035 तक हम ये मान सकते हैं if we will run with the same growth rate, अगर हम सेम ग्रोथ रेट के साथ चलते हैं तो। देखिए, इंडिया इज ऑप्टिमिस्टिक कंट्री। हम देखिए, बचपन से मैंने भी यही सीखा है, आशावादी बनिए। तो परेशान नहीं होना है हमको, लोगों को। गवर्नमेंट पे विश्वास रखिए, अपनी भी ड्यूटीज को और अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना है, बिकॉज रिसोर्सेज हम सबकी हैं और उनका उपयोग भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि देश पहले है,
हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हम ही लोग फॉस्टर करेंगे। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी और देश के लोगों की भी। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं भी आशावादी बना रहूंगा। ये जैसा आपने बताया कि $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, एक्चुअली मेरा शुभकामना भी है गवर्नमेंट के साथ कि वो इस तरीके से काम करता रहे। हम तो जनता है, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें ही फायदा मिलेगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, थैंक यू सो मच सर, तो आपने टाइम दिया। यस सर, आपके चैनल को और आपको धन्यवाद, मुझे एक चांस दिया आपने बोलने के लिए। हो सकता है, देखिए, वैल्यू जजमेंट यहाँ होता है कि हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, बट देयर इज ऑलवेज टू एस्पेक्ट। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि देयर इज नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आपने बात ही की थी, हम डेमोक्रेसी में हैं तो हमें अपनी बात कहने का हक है। हक है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम ब्लाइंडली बेसिकली किसी को क्रिटिसाइज ना करें। हम अपने नॉलेज के बेस पे, हम अपनी रिसर्च के बेस पे और ऑप्टिमिज्म के बेस पे क्रिटिसाइज करें। ब्लाइंडली क्रिटिसाइज करने का दौर है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा एक और स्पेशल गेस्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।